मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी कि अमित शाह ने बीजेपी की योजना का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सफाई के लिए उनके बूथ कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले आओ। यानी अब विपक्ष के नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर बीजेपी में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कहा है कि अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना है। कांग्रेस के संपूर्ण सफाई के लिए यह करना बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कांग्रेस का सफाया करने के लिए हर बूथ से कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कीजिए। आप स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गले में बीजेपी का अंग वस्त्र डालकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाइए। पार्टी में वो आपका अधिकार नहीं ले पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शाह ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी बनकर खड़े रहना है। उन्होंने पार्टी नेताओं पदाधिकारियों को नसीहत दी है कि हवाई बातें ना करें, धरातल पर पूरा काम करें। शाह ने बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विजय की भूख कम मत कीजिए, सभी सीटों पर विजय प्राप्त करनी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब पहले पूरे मामले पर आप सियासी बयानबाजी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार की स्वीकार्यता आज पूरे विश्व में हो रही है। भारत में भी जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो राजनीति के विचार रखते हैं और अपने दल में राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां देख रहे हैं, उनका भी मन पीड़ित है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ यदि आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। क्योंकि हमारा विचार भारत को परम वैभव पर ले जाना है, समग्रता के साथ विकास करना है। उस दिशा में कंधे से कंधा मिलाने के लिए, कदम ताल करने के लिए, यदि हमारे विचारों को आत्मसात करने के साथ कोई हमारे दल से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। काहे के नाराज, कौन नाराज है? हमारे आपस की कुछ बातें हैं, वो हम लोग बैठ के करेंगे। पार्टी में नाराजगी तो रहती है, हर पार्टी में रहती है। आपकी मीडिया में भी नाराज रहती नहीं। जब बीजेपी इतनी मजबूत है, वो कह रही है एक भी सीट नहीं आएगी, तो हमारे लोगों को क्यों ले रही है? और अभी हमारे लोग बहुत सारे वहां चले गए। बीजेपी तो वही चला रहे हैं, बीजेपी खुद चला कहाँ रही है? बीजेपी अगर चला सकती तो हमारे इतने लोगों को काहे को लेती? तो देखिए, ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि एक पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा दूसरी पार्टी के लिए उग्र स्वभाव रखता है। लेकिन आप देखिए कि कहा क्या जा रहा है, निर्देश क्या दिए जा रहे हैं कि दूसरी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में ले आइए और उससे काम करवाइए, उसको अपनी पार्टी की रीति नीति समझाइए। चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष तिवारी जी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, और सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर। पहला क्वेश्चन तो मेरा तिवारी साहब आपसे होगा। बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को ले आइए और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल कर लीजिए बीजेपी में, लेकिन जो शुरू से कांग्रेस की विचारधारा में रहे हों, उस पर कितना भी आप लेवल लगा लेंगे बीजेपी का, क्या वो जनसंघ, संघ और फिर भाजपा को समझ पाएगा उस तरीके से, जैसे बिल्कुल खाटी भाजपाई कार्यकर्ता तैयार होता है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो उस समय हमारे पास में संघ से प्रशिक्षित कुछ कार्यकर्ता आए और भारतीय जनसंघ के रूप में हम स्थापित हुए और वहां से फिर हमारा संघर्ष प्रारंभ हुआ जी। हम लगातार अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाते रहे और अन्य राजनीतिक लोगों के पास भी पहुंचे। यही कारण था कि जब हम लगातार उनके संपर्क में रहे तो बहुत से अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी हमारी विचारधारा से प्रभावित हुए और प्रभावित होते होते वह भारतीय जनता पार्टी के भाव को समझे और भाव को समझने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और वही कार्यकर्ता फिर भारतीय जनता पार्टी में इतने आगे बढ़े कि केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करते रहे। तो आज बूथ पर भी विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता रहते हैं
हमें लगातार अपने बूथ को मजबूत करना है तो निश्चित तौर पे सारे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, अपनी विचारधारा को रखना पड़ेगा, अपने संघर्ष को रखना पड़ेगा, हमारा ध्येय वाक्य क्या है उसको बताना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल भारत माता के परम वैभव तक ले जाने के लिए काम कर रही है, और ऐसी यात्रा में यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्यकर्ता अन्य राजनीतिक पार्टी का भी आना चाहता है, उसे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश एक नई गति पे आया है और आगे बढ़ रहा है, और इसमें इस महायज्ञ में मेरी भी आहुति हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और हम ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं के पास पहुंचना भी चाहते हैं कि हम उनके पास जाएंगे, उनको अपनी विचारधारा से अवगत भी कराएंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। तो हमारा प्रयास अच्छे लोगों के लिए है, अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। और अमित शाह जी का भी जो भाव था वो यही था कि हमें कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं को लेना है या अन्य राजनीतिक दलों के भी ऐसे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है, ऐसे कार्यकर्ताओं को लेना है जिनकी विचारधारा अच्छी है, जिनका भाव अच्छा है, जिन्हें राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ठीक है। राजावत जी, क्या कहेंगे, इतने बड़े स्तर पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे बीजेपी में, तो फिर आपकी पार्टी का कौन झंडा कौन उठाएगा, पार्टी का गुणगान कौन करेगा, गांव गांव जाकर वोट कौन मांगेगा? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपको बता दूं 138 साल पुरानी एक विचारधारा है। इसी विचारधाराओं से टूट के सारी विचारधाराएं बनी हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे जितने भी दल बने हो, सारे के सारे इसी विचारधारा से निकले हैं और ये गांधी विचारधारा है। अभी मेरे मित्र आशीष भाई, छोटे भाई बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की। किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे आप? क्या आपके जनसंघ में, आरएसएस में बताया गया कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1916 में हिंदू महासभा बनी थी और दोनों ने मिलकर 1937 में अंग्रेजों की मदद से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी? तब आपकी राष्ट्रभक्ति और विचारधारा कहां चली गई? और जिस समय पे जब गांधी जी आंदोलन की बात कर रहे थे और भगत सिंह आंदोलन की बात कर रहे थे, उस समय पे अंग्रेजों की फौज में सावरकर चिट्ठी लिख लिख के युवाओं को जाने से रोक के और अंग्रेजों की फौज में भर्ती करा रहे थे। किस आप राष्ट्रभक्ति की बात करना चाहेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में एक पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को कि मैं दो पक्षीय बात के लिए तैयार हूं, पर 370 जो है वो यथास्थिति रहना चाहिए। ये बात आपने कभी बताई क्या? फिर उसके बाद 1952 में एक पत्र लिखा, फिर 1953 में एक पत्र लिखा कि लद्दाख और जम्मू दोनों भारत का हिस्सा होना चाहिए, पर कश्मीर को उससे अलग रखा जाए। तो आप किस राष्ट्रभक्ति की बात करना चाह रहे हैं? और आपको एक बात और बता दूं, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं। अभी मैंने इससे पूर्व भी, इससे पहले डिबेट थी और आशीष भाई बैठे हुए थे, छोटे भाई हैं। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी बोलिए, आशीष जी को भी आवाज मिल रही होगी। जी बोलिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें अगर आप मिला के देख लें तो मात्र 5-6 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है। नहीं तो एन कैन प्रकार कहीं ना कहीं से पुलिस, पैसा प्रशासन, ईडी, सुप्रीम कोर्ट और इनकम टैक्स सबका इस्तेमाल करने के बाद आप सरकारें पैसों के धनबल से खरीद के आपने बनाई है। और आज भी, अभी भी मैंने पूर्व में भी बताया था, अभी बता रहा हूं, पहले इनके 36 दल थे, 36 दल को मिला के इन्होंने दल बनाया था, अब इनके 33 रह गए, 3 छोड़ के चले गए। जबकि कांग्रेस पार्टी आज भी 28 दलों को मिला के इंडिया बना के फिर आज भी लड़ रही है। और आज भी मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से और उनके गठबंधन से आज भी मत प्रतिशत हमारा ज्यादा है। ठीक है। घमंड रावण का भी नहीं चला आशीष भाई, तो घमंड भाजपा का भी नहीं चलेगा। ये पूरा इकोसिस्टम है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे ऊपर जाएगा। हमने आपके 80, 82 में, 83, 84 में आपकी दो सीटें देखी थी। 2 के बाद आप जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं और आप अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी बोलने वाले, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले, आज आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आपके यहाँ के कार्यकर्ता निठल्ले हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मठ हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास ज्ञान है। आप लोगों को क्या फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़ाया गया है? पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पढ़ा लिखा है और उसको एक एक जानकारी है, इसलिए आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कतई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस में ही रहेगा आखिरी दम तक। ठीक।
आशीष जी, ये एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा कि आप तो दावा करते हैं कि साहब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी संख्या में कांग्रेस से भी कार्यकर्ता आपकी पार्टी में समावेशित हो रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं, तो ये सभी के लिए कार्य करने के आपके पास क्या तमाम पैमाने मौजूद हैं? पुराने भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी एडजस्ट करना है, उनके भी कभी ऐसे स्वर सामने ना आए मतभेद वाले, और नए भी आ रहे हैं, सबको संतुष्ट करना क्या एक चुनौती रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में वह समुद्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के नदियों का पानी आ रहा है और समाहित हो जाता है। तो मैं अभी हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे बड़े भाई जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो बूथ पर संघर्ष करके आज भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लेकर आया है, और वो आगे भी करता रहेगा। जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भेद की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय बूथ पर सक्रियता के साथ काम करता है। हमारे पार्टी के भी जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं बूथ स्तर तक आयोजित होते हैं। हम कोरोना जैसी महामारी के समय भी काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे कार्यकर्ता के अंदर जो आत्मविश्वास है, जो देशभक्ति का भाव है, वो निश्चित तौर पे बड़ा भाव है। यही कारण है कि हम लगातार जीतते चले आए हैं। जहां तक बात कांग्रेस के कार्यकर्ता की है, यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा होता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस आज सरकार में होती, और सरकार में नहीं है, उनका पतन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया। और जहां तक अमित भाई जी का जो वाक्य था या उनका जो कहना था, वो बहुत स्पष्ट था कि हम ऐसे लोगों का स्वागत कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर आना चाह रहे हैं जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं। मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, कांग्रेस के अंदर भी बहुत से अच्छे लोग होंगे, यदि हमें अच्छे लोग मिलेंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लगातार काम करने की शैली रही है, वो कार्यकर्ताओं को तोड़ देती रही है, अच्छे कार्यकर्ताओं की कीमत नहीं समझी, और आज तो कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। आज देखिए, कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस अलग है, और अभी तो नए नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी जी, उन्होंने अपनी कांग्रेस अलग बना ली। और आज परिस्थितियां ये हो गई है कांग्रेस के अंदर कि जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, लगातार लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो जब कांग्रेस को इतने लोग छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के अंदर गड़बड़ हो रहा होगा ना, कांग्रेस का नेतृत्व का अभाव होगा। आज नेतृत्व यदि अच्छे हाथों में होता तो निश्चित तौर पर लोग कांग्रेस में रुक रहे होते, कांग्रेस के साथ काम कर रहे होते। तो आज कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा कि उन्होंने किसको नेतृत्व दे रखा है, और ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दे रखा है जो खुद कहता था कि कांग्रेस जाए तेल लेने। तो ऐसे वाक्य उनका सार्वजनिक वाक्य है ये, और लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पे चला है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में जब कांग्रेस का नेतृत्व होगा तो कांग्रेस कैसे चलेगी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि सिद्धार्थ जी आप जरूर इस बात को लेकर कहिए, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि साहब बीजेपी बुला रही है, जा तो आपके तरफ से लोग रहे ना, कुछ अच्छा लग रहा होगा, देख क्या रहे जो लोग 70-80 के दशक से आपकी पार्टी में थे वो लोग भी चले गए। क्या हम केवल बीजेपी को दोष दें? हम खुद नहीं देख सकते कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जो भारतीय जनता पार्टी की नींव है वो टोटली भ्रष्टाचार और हत्याओं करके बनी हुई है। मैं अपने साथी भाई से पूछना चाहता हूं कि कभी कभार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर लिया करें कि उनकी हत्या के पीछे कौन था। अगर बात सिद्धांतों की करनी है तो सिद्धांतों की बात पे अपन बात करते हैं। आप गांधी जी की हत्या के पीछे कौन था, जो आरएसएस में आज भी नाथूराम गोडसे का फोटो लगाया जाता है, जो विचारधाराओं की अभी ये बात कर रहे थे, और शायद भूल गए कि दिलीप सिंह जी देव और बंगरप्पा जो रेड्डी नायडू थे, कौन थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनको क्या उन्होंने किया था जिसपे उनको सजा दी गई थी। तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए मैं अतीत पे नहीं जाना चाहूंगा। तो मैं सर्वप्रथम तो बता दूं, कम से कम आइडियोलॉजी की बात कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सामने ना करें आप, और कांग्रेस के
कार्यकर्ता आज भी मजबूत हैं, और जो जा रहे हैं वो जो संघीय लोग घुस गए थे कांग्रेस के अंदर, धीरे धीरे उनकी छटनी हो रही है। और अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ईमानदारी की, तो ये वही पार्टी के प्रवक्ता हैं आशीष जी, जिनके नेता के पुत्र 10-10 हजार करोड़ की जमीनों की वो पैसा ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी के, जो बोल रहे थे कि एक छोटे से दरी उठाने से और उस पद तक गए हो जो आज राष्ट्रीय तक लेवल का उस वीडियो को नेतृत्व किया है। कांग्रेस प्रमाणित नहीं कर पाई है, और फर्जी आरोप लगाने से पहले कम से कम आधार तो ले लें किसी वीडियो को लेके। केवल एक नहीं, आरोप 3 लगाना 4 पर्याप्त नहीं वीडियो होगा, आए हैं। साक्ष्य और होने उसमें चाहिए। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अरे झूठे सुनिए, आरोप लगा के ही अरे अपनी अब बात आप रखती रही है। बौखला गए, आज बौखला कांग्रेस के गए आप। पास में मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि यदि आपके आपने बीच में काम बोला किया तो क्या? आपकी मैं ठीक है, उपलब्धियां बताइए। मैं आप सुनिए तो। बताइए मैं कि आपके आपकी बीच में सरकार आशीष, 15 महीने में थी तो आपने क्या किया। आप अरे आप बताइए कि सुनिए उसके पहले, पहले आपके बीच 2003 ठीक के है पहले आशीष आपकी जी, सरकार आशीष जी प्रदेश के पहले अंदर उनकी थी, बात तो हो आपने जाने क्या दीजिए। किया? आप अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता के तिवारी बीच साहब में उनकी नहीं बात आते। हो जाने दीजिए। आप हमेशा झूठे आरोपों के साथ जनता के बीच में ठीक है आते। तिवारी साहब आप खंडन कीजिएगा, पहले सिद्धार्थ जी अपनी बात रख लें। देखा गया देश के अंदर इतिहास को यदि सही आप मेरे तरीके को से पढ़ाया गया होता, आप आशीष को क्यों सावरकर निशाना को लगा रहे हैं? सम्मान मिलता। और ठीक आप लोगों है ने कभी अभी ऐसे लोगों को अभी सम्मान चर्चा देने का का वक्त काम है नहीं हमारे किया, पास, जिन्होंने चर्चा देश का के वक्त लिए है। लड़ाई लड़ी है। आप तो एक बार सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आशीष जी के पास जाते हैं। ठीक है आशीष जी आप सुन लीजिए। इतिहास में योगदान नहीं था, देश की आजादी में योगदान नहीं था। आज देखिए हमने उन भीमा मैं नायक को भी चाहूंगा याद किया, हमारे हमने उन सम्मानित गोडसे को भी याद गेस्ट किया, के थोड़ा हमने सा उन- साउंड को डाउन करें उन लोगों को- प्लीज। मैं बहुत ही आप दोनों सम्मानित और प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी बारी पर ही बोलिए। पहले सिद्धार्थ जी आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। आशीष जी आपको उनकी जो भी बात तथ्यपरक नहीं लग रही है आप उसका खंडन कीजिएगा। पहले सिद्धार्थ जी बोल लीजिए। चलिए मैं आशीष जी का रुख करता हूं। आशीष जी आप बात कीजिए और ये बताइए कि सिद्धार्थ जी की कौन सी बात आपको नागवार गुजर रही है, या आपको लग रहा है कि सिद्धार्थ जी इस चीज को गलत तथ्यों के साथ रख रहे हैं। जी आजादी की लड़ाई में उन सभी को भुला दिया गया था, और आज भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनजातीय वर्ग के भी उन आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया, अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों का भी प्रयास किया। आप तो मैं तो ये तक पूछता हूं कि जहां तक अंबेडकर जी की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, तो अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यदि उनके जो पंच तीर्थ बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। कांग्रेस ने तो उन्हें चुनाव हराने का काम किया था कि ये विद्वान व्यक्ति संसद भवन तक ना पहुंच पाए। तो कांग्रेस के लोग हमेशा झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं, झूठा इतिहास पढ़ाने का काम करते हैं। और आपने हमेशा, आपकी सरकारों में हुआ क्या है, हमेशा झूठा इतिहास पढ़ाया गया। आप ये सोचें कि यदि अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ाया गया होता, इतिहास में हमारे जो महापुरुष रहे उनका इतिहास पढ़ाया गया होता, तो देश आज कहीं और होता। तो आज देश के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने का काम, आज देश के अंदर सांस्कृतिक विचारधारा को स्थापित करने का काम और देश के मूल्यों को स्थापित करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा तिवारी साहब, इस वक्त शायद सिद्धार्थ जी का संपर्क हमसे टूट गया। सिद्धार्थ जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है पैनल में। आशीष जी ये सवाल भी मेरा आप ही से होगा, जब कुनबा बढ़ता चला जाता है तो बहुत लोग शामिल होते हैं, जैसे सिंधिया जी अपनी पार्टी को लेकर आए, मतलब माफ कीजिएगा अपने कुछ नेताओं को लेकर आए, लेकिन अब वो आपकी पार्टी में इस तरह से रच बस गए कि आप समझ में नहीं आता कि वो क्या कभी कांग्रेस में थे। पूरी तरह से वो बीजेपी के माहौल में, बीजेपी के परिवेश में रच बस गए। तो क्या बाकी नेताओं से भी हम यही एक्सपेक्ट करें, जो बाकी नए नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं ये भी रच बस जाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो भी दूध में शक्कर की तरह घुलेगा वही भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय तक रह पाता है। और मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित होकर जो लोग आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के लिए काम करते हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम विचार के लिए काम करते हैं। हम राष्ट्र
ध्वज के लिए काम करते हैं, हम भारत के स्वाभिमान के लिए काम करते हैं, हम भारत माता के लिए काम करते हैं, जी। तो हमारा भाव बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आए उसे हम समाहित करते हैं, ठीक। उसे परिवार भाव के साथ, कुटुंब भाव के साथ रखते हैं और उससे भी आशा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़े। हो सकता है कि अतीत में कई बार ऐसे कार्यकर्ता होते हैं कि उनका अतीत बड़ा गड़ा हो जाता है और बुरी सत्संग के कारण भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आ जाते हैं, परंतु जीवन है, उसमें परिवर्तन होता है, उसके अंदर सुधार होता है। उस कार्यकर्ता को लगता है कि हमें अच्छे तरीके से जीवन को जीना चाहिए और इस राजनीति में रहना चाहिए, तो वो ठीक। निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं का जो अच्छे मनोभाव और विचार के साथ आना चाहते हैं जी उनका जी स्वागत जी करती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करूंगा आशीष जी आपका हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शुक्रिया राजावत जी, आपका भी धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का विषय था भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे नए नेता और कार्यकर्ताओं का। बीजेपी उनका स्वागत कर रही है, लोकसभा चुनाव के हिसाब से उन्हें तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर पलड़े में कांग्रेस के जो नेता लगातार, कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप केवल एक सेंटेंस जारी कर देंगे कि जिसको जाना है चले जाए, बस इससे हो जाएगा इतिश्री? लेकिन इसमें कहीं